वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ब्रिटेन की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस का किया गया ऐलान। 1 जून से कोई भी सऊदी शहरी ई वीजा के लिए दे पाएगा ऑनलाइन दरख्वास्त। दुनिया भर में दम तोड़ रहे कोरोना ने अब नॉर्थ कोरिया में फैलाई बदअमनी। नॉर्थ कोरिया में ओमिक्रॉन के मिले केस तो पूरे मुल्क में लगाया गया लॉकडाउन। संगीन बहरान से गुजर रहे श्रीलंका में फौज ने संभाली जिम्मेदारी। कोलंबो की सड़कों पर फौज तैनात, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का दिया हुक्म। चीन में मुसाफिर बरदार जहाज के हादसे में बाल बाल बचे 122 अफराद। रनवे से आगे निकल कर जाने वाले तिब्बत एयरलाइन के जहाज में लगी आग, 25 मुसाफिर हुए जख्मी। मध्य प्रदेश के धार में वाक़े भोजशाला का तनाज़ा फिर गरमाया। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने अहाते में सरस्वती देवी की मूर्ति नस्ब करने का किया मुतालबा। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मुद्दों पर पर्दा डालकर हिंदू मुस्लिम मुनाफरत करते हुए सियासत करने का इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में बरतानवी सफीर नील क्रॉम्पटन ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क 1 जून से सऊदी शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस यानी ई वीज़ा मुतारिफ करवाएगा। क्रॉम्पटन ने ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा है कि 1 जून से कोई भी सऊदी शहरी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा छूट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेगा। क्रॉम्पटन ने बताया कि ये वीज़ा 6 महीने तक के क़याम के लिए कारआमद होगा। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश से हम आहंग है और एक बड़ी तब्दीली का आयनादार है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK में आज जुमेरात को 2 बरसों में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद शुमाली कोरिया के हुकाम ने सख्त कौमी लॉकडाउन लगाने का हुक्म दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत प्यांगयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी तक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद के बारे में मालूमात मौसूल नहीं हुई है। जुमेरात को शुमाली कोरिया ने मुल्क में कोरोना वायरस के पहले इन्फेक्शन के इंदराज की तस्दीक कर दी है। कोरोना के केस सामने आने के बाद सरकारी मीडिया ने इसे संगीन कौमी इमरजेंसी करार दिया है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से मुताबिकत रखता है, जो कि कोरोना वायरस का एक तब्दील शुदा वेरिएंट है जिसमें फैलने की आला सलाहियत है। संगीन बहरान से गुजर रहे श्रीलंका के दारुल हुकूमत में अब फौज तलब कर ली गई है। बख्तरबंद गाड़ियां और फौज की भारी निफरी कोलंबो की सड़कों पर तैनात है। फौजियों को हुक्म दिया गया है कि दंगा करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाए। पिछले मंगल को हुकूमत के हामियों ने मुजाहिरीन पर दोबारा हमला किया, जिसके बाद मुल्कगीर सतह पर हालात बिगड़ गए। अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें हुक्मरान जमात की एक कानून साज और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है। जख्मी होने वालों की तादाद 219 हो गई है। मुजाहिरीन की जानिब से 60 गाड़ियों और 104 इमारतों को भी नजरातीश कर दिया गया था। दूसरी जानिब श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से ने अपने तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि वो लोगों को नस्ली और मजहबी तफरीक की तरफ धकेलने की तकरीब अंगेज कोशिशों को मुस्तरद कर दें। मिस्टर राजापक्से ने ट्वीट किया कि इस बहरान के दौरान यहाँ के तमाम शहरियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हम तमाम माशी, समाजी और सियासी चैलेंजों पर काबू पा सके। राजापक्से ने कहा कि मैं श्रीलंका के तमाम शहरियों से तहम्मुल, रवादारी और बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने की अपील करता हूँ और साथ ही साथ उन्हें नस्ली और मजहबी तफरीक की तरफ धकेलने की तकरीबी कोशिशों को भी मुस्तरद करता हूँ। अमेरिकी हुकूमत ने बताया है कि मुल्क में ज़रूरी अशिया की कीमतों में 8.3 यानी 8.3% की शरह से इजाफा हुआ है।
मार्च में मुल्क में महंगाई की शरह 8.5% थी, जो कि अब तक 1981 के बाद से अब तक महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। ज़राए के मुताबिक महंगाई की बुलंद शरह की वजह से लाखों अमेरिकी घरानों का गुजारा मुश्किल हो गया है। एपी की एजेंसी के मुताबिक सामने आने वाली रिपोर्ट में इस बात के इशारे पाए जाते हैं कि महंगाई के गहरे असरात हो सकते हैं। खाने और तवानाई के अलावा दिगर अशिया की कीमतों में भी मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान 2 गुना इजाफा देखने में आया। एयरलाइन टिकटों, होटल के कमरों के किरायों और नई कारों की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। रिहायशी अपार्टमेंट्स के किरायों में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस से नेटो इत्तेहादी तुर्की को मिसाइलों और फौजी साजो सामान की मुजवजा फरोख्त की मंजूरी के लिए गैर रस्मी तौर पर रुजू किया है। ज़राए का कहना है कि हथियारों का ये पैकेज अनकरा की दरख्वास्त पर मुबनी है और इसमें AIM-120 दरमियानी फासले तक फिजा में मार करने वाले मिसाइलों के अलावा F-16 लड़ाका तैयारों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट्स बनाने का साजो सामान शामिल है। बाइडेन इंतजामिया का कांग्रेस को नोटिफिकेशन एक गैर रस्मी अमल का हिस्सा है, जो कांग्रेस के अरकान को अमरीकी इत्तेहादियों को अवामी तौर पर नाराज करने से बचने के लिए मुमकिना हथियारों की फरोख्त पर खामोशी से सवाल करने या मनसूख करने का मौका फराहम करता है। चीन की वजारत दिफा ने आबनाए ताइवान से अमरीकी बहरी जहाज के अबूर करने जैसे इक़दाम पर एक बार फिर अमेरिका को सख्त खबरदार किया है। पारस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फौजी हेडक्वार्टर ने एक बयान में ऐलान किया कि अमेरिका के इस किस्म के इक़दाम पर चीन की गहरी नज़र है और इस सिलसिले में अमेरिका को बारहा वार्निंग दी जा चुकी है। इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका का ये इक़दाम गलत इशारे देता है, जो इस बात को भी साबित करता है कि अमेरिका ताइवान के ऐलान आज़ादी की भरपूर हिमायत कर रहा है। चीनी फौज के हेडक्वार्टर ने ऐलान किया कि चीनी फौज इलाके में हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की ताकत रखती है और चीन अपनी ज़मीन के दिफा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के अहम रहनुमाओं के हमरा मुस्लिम लीग नवाज़ के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ के साथ तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें इस बारे में इत्तेफाक राय पाया गया कि पाकिस्तान के अंदर 3 अप्रैल के बाद से अब तक जहाँ जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है उसका अहाता किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के तहत निपटा जाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने, जो पार्टी की क़यादत के हमरा लंदन में हैं, मुलाकात के बाद इजलास की तफसील तो नहीं बताई, अलबत्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया था कि इस इजलास का अगला दौर आज जुमेरात को होगा, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों की हिमायत से यहाँ होने वाले फैसलों का ऐलान किया जाएगा। मुलाकात हुई कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, और जितना इस वक्त पाकिस्तान में इक्तिसादी, माशी और आइनी बहरान है उसके बारे में एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। जो तमाम वहाँ अरकान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सब ने वो जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की भी रिपोर्ट पेश की और उस पर एक कंप्लीट मुफस्सल जायज़ा लिया गया है कि पिछले 4 साल के जो विरसे में हमें माशी सूरत हाल मिली है, जिसका सारा बोझ महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बहरान की सूरत में आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, और ये तमाम वो अमाल नामे हैं इमरान खान साहब के, जिसको छुपाने के लिए, जिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी का तूफ़ान, जो IMF के साथ शराइत इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर दस्तखत किए थे और आज जिसका बोझ पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, उन तमाम के ऊपर एक तफसीली जायज़ा लिया गया है। फिर 3 अप्रैल से लेकर जो 12 अप्रैल तक आइन शिकनी हुई और जिसका तसलसल पंजाब में जारी है, उसके ऊपर गौर किया गया और कल इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त जो इस मीटिंग की होगी उसमें एक तफसीली जो फैसले होंगे उसका ऐलान भी होगा। आज की नशिस्त आज ख़त्म हो गई है और कल दोबारा से इसकी शुरुआत। कोई चंबे की बात नहीं है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। हुकूमत बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात एक ड्यू थी, जो मेंबरान है, ये पार्टी डेलीगेशन था और यहाँ वहाँ तमाशा जो सियासी बेरोज़गार हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनके पास अगर आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होता तो सियासी यतीम वो तमाशा कल ना लगाते। अब इस तमाशे को भी बंद होना चाहिए और हमारी पार्टी का ये प्राइवेट डेलीगेशन था जो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने आया था मुशावरत के लिए, और जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है, जो इक्तिसादी सूरत हाल है, वो तमाम के ऊपर रिपोर्ट पेश की गई है और कल इंशाल्लाह जो भी इसके बारे में फ्यूचर स्ट्रैटेजी होगी उसका ऐलान किया। इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का वो
इलेक्शन अगले साल तक का है और हम यहाँ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का ये एक तारीख़ भी है कि हमेशा अगर पाकिस्तान को किसी ने इक़्तिसादी बहरान से निकाला है, आइनी बहरान से निकाला है तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। और अगर कोई डिलीवरी के अंदर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम को डिलीवरी दे सकता है, रिलीफ दे सकता है तो उसका नाम शहबाज शरीफ साहब है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर ही सिर्फ वो एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान को इन आइनी और इक़्तिसादी बहरान से निकाल सकता है। खलीजी सल्तनत ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक अल सईद ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े में बैनुल अक़वामी क़ानून व ज़वाबित की पासदारी की जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव बुध को ओमान के सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँचे थे। उन्होंने ओमानी सुल्तान से यूक्रेन तनाज़ा, दो तरफ़ा तिजारत और नकल मकानी समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओमान न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा मुआहदों के वसी तर पैकेज पर इत्तफ़ाक़ किया है और बाहमी वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि यूक्रेन में अमन समझौते के फौरी इम्कानात मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि आलमी इदारा अमन की कोशिश तर्क नहीं करेगा और ये कि हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे ये बेमकसद लड़ाई रुक जाए। बयान में गुटेरेस ने बताया कि आलमी इदारा वो सब कुछ कर रहा है जो उसके बस में है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके, इनक़िला में मदद दी जा सके और इंसानी हमदर्दी के इमदादी काम में हाथ बढ़ाया जा सके। गुटेरेस के बकौल ये लड़ाई हमेशा जारी नहीं रह सकती। कुछ ऐसे लम्हात मैसर आएंगे जब बातचीत की जा सकेगी और अमन मज़ाकरात किए जाएं। ऐसा लम्हा भी आएगा जब मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक मसले का हल तलाश किया जा सकेगा। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में अज़ोस्टार स्टील प्लांट की हिफाजत करने वाले दो यूक्रेनी फौजियों की बीवियों ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उनसे एक तीसरे फरीक के तौर पर इंसानी हमदर्दी की राहदारी की ज़मानत में मदद करने को कहा। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दो ख़वातीन यूलिया फेदोसियोक और कतरीना ने पोप को बताया कि उनके शोहर अज़ोव बटालियन में फ़ौजी हैं और उस वक्त स्टील प्लांट पर रूसी फौजियों के हमलों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। फेदोसियोक ने कहा कि हमने पोप को अपने शोहरों, जख्मी फौजियों और हलाक होने वालों के बारे में इत्तला दी है। एक मुसल्लह दहशतगर्द ग्रोह ने मिस्र के जज़ीरा नुमा सीना में रफ़ा के इलाके में मिस्री फ़ौज की एक बैरक पर हमला किया जिसमें एक अफसर समेत 5 फ़ौजी मारे गए। ज़राए के मुताबिक एक मुसल्लह दहशतगर्द ग्रोह ने रफ़ा के मगरिब में मिस्री फ़ौज के एक पॉइंट पर हमला किया जहां झड़पें हुईं जिसमें एक कैप्टन समेत 5 फ़ौजी मारे गए। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया और पड़ोसी इलाकों में दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। गुज़िश्ता इतवार को भी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी जो एक दिन पहले हुआ था जिसमें सेना में 11 फौजी मारे गए थे। इस्राएली फौजियों की जानिब से अल जज़ीरा टीवी चैनल की एक सीनियर सहाफ़ी और रिपोर्टर शिरीन अबू आकला के सर पर गोली मारकर शहीद करने के वाक़े की दुनिया भर से मज़म्मत की जा रही है। बता दें कि सहाफ़ी शिरीन अबू आकला का कत्ल उस वक्त किया गया जब इस्राएली फौजियों के एक ग्रुप ने फ़लस्तीनी कैंप जुनैन पर धावा बोला था। सियोनी टोले की इस दहशतगर्दी के बाद फ़लस्तीन में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और लोगों बिलखुसूस सहाफ़ियों ने शिरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए सियोनी फ़ौजियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जुमेरात 12 मई को एक ख़ुसूसी इजलास हो रहा है जिसमें तालिबान की जानिब से बुर्का लाजमी करार दिए जाने के मामले पर बहस की जा रही है। अफ़गानिस्तान के लिए इदारे की ख़ुसूसी मंदूब डेबरा लाइन्स 15 रुकनी कौंसिल को इस मामले में तफसीली रिपोर्ट दे रही हैं। ये इजलास नॉर्वे की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। तालिबान के रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने गुज़िश्ता हफ्ते के दिन ही ये हुक्म जारी किया था कि मुल्क की तमाम ख़वातीन के लिए अब बुर्का लाजमी है। ऐसा न करने की सूरत में उन्हें और उनके अहल खाना में शामिल मर्दों को निशाना बनाया जाएगा। जुमेरात को चीन में तिब्बत एयरलाइन के एक जेट में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा जहाज के टेक ऑफ के दौरान पेश आया।
तैयारा कंट्रोल खो बैठा और रनवे से आगे निकल गया। यह हादसा सुबह चोंगकिंग हवाई अड्डे पर पेश आया। वहां के मीडिया ने बताया कि 25 मुसाफिर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। इस जहाज में मजमूई तौर पर 113 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे।真就没起飞啊！他怎么从那儿绕过去，绕哪边跑到起飞啊？那还爆炸了！我还以为是那边这个航子呢，我操！你不是干啥来哦？你不是玩儿？出来了还都在。वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मध्य प्रदेश के धार में वाक़े भोजशाला का तनाज़ा एक बार फिर खुलकर सामने आया है। इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला को लेकर पहले ही 3 अर्जियां ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। इस दरमियान 2 मई को एक नई दरख्वास्त दायर की गई जिसमें जस्टिस विवेक रोशिया और जस्टिस अमरनाथ ने ASI मरकजी और रियासती हुकूमत को नोटिस भी जारी किए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से इंदौर हाई कोर्ट में ASI के हुक्म को चैलेंज करने वाली PIL की समाअत करते हुए बेंच ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स में वाक़ मस्जिद से मुंसलिक मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि धार भोजशाला में सरस्वती देवी की मूर्ति दोबारा नस्ब की जाए। वहीं मुस्लिम फरीक का मानना है कि मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह है। जो राजा भोज ने भोजशाला बनवाया था, जो मंदिर भी था और पठन पाठन का स्थान भी था, जहाँ गुरुकुल था, संस्कृत पढ़ाई होती, संस्कृत ग्रामर था, उसके चिन्ह आज ही मौजूद है। 33 फोटो हमने करड़ कोर्ट में दाखिल किया है, जो साबित करता है कि यहाँ पर मंदिर था और आज भी उसके चिन्ह विद्यमान है। क्यों, कैसे, कब ये भोजशाला मस्जिद बन गई, ये किसी को मालूम नहीं है। भोजशाला मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कमाल मौला मास्क है, वो नाम का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। एक कमाल मौला बगल में कब्र है, और कब्र की विशेषता आपको बता दूं कि वो 1310 में उनकी डेथ हुई थी, कमाल मौला साहब की, और उसके 210 साल बाद उनके नाम पर एक कब्र बना दी गई और कहा गया कि कमाल मौला मास्क मस्जिद वो कब्र है, मजार है। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये मस्जिद है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मुद्दों पर पर्दा डालकर हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी पैदा करने और कम्युनल टेंशन पैदा करके सियासत करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर वह तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल,
शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार, खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दुर्भाग्य ये भी है, और मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं, कि नफरत की इस खेती को परोसने में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के एक वर्ग को भी शामिल कर लिया है। देश और देशवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक बंटवारे, आर्थिक भेदभाव और जातिगत बंटवारे के आधार पर होगा? राजस्थान में मुसलसल फिरका वाराना तशद्दुद की वजह से हालात कशीदा बने हुए हैं। एक महीने के दौरान रियासत के 5 अजला में फिरका वाराना वाक़यात हुए हैं। करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में भी तशद्दुद हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में फिरका वाराना तशद्दुद का जहर शहर शहर क्यों फैल रहा है? क्या इसका ताल्लुक आने वाले असेंबली इंतखाबात से है? रियासत में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। वहीं राजस्थान में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गहलोत हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है। राजस्थान में 2023 के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात होंगे। रियासत में जीत और हार न सिर्फ असेंबली की मसावत को मुतासिर करेगी, बल्कि लोकसभा की सीटों पर भी ये असर डालेगी। राजस्थान की सियासत में कहा जाता है कि हुक्मरान पार्टी हर 5 साल बाद बदलती है। इस तनाजुर में बीजेपी 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार में वापसी का ख्वाब देख रही होगी। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह की फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई है, इससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी ने फिरका वाराना तशद्दुद को अपना मुद्दा बना लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम अब्दुल उर्फ राजा है, जिसे टीम ने जहांगीरपुरी से ही गिरफ्तार किया। मुलजिम पर तशद्दुद के दिन भीड़ में शामिल होकर तशद्दुद भड़काने और लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। बता दें कि इस वक्त क्राइम ब्रांच की तहवील में 2 मुलजिमीन हैं, जिनमें अब्दुल उर्फ राजा और तबरेज़ अंसारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की आवाम से कांग्रेस ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा किया था। साथ ही उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आ रहे मसाइल के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करे युवक कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी रोजगार देने की। 15 महीने में कितने को रोजगार दिया? जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देने की, क्या किसी एक को भी दिया? तो इसलिए प्रायश्चित अगर करे युवक कांग्रेस तो शायद जनता को ज्यादा समझ में आए। ये लोकतंत्र की मजबूरी कहें, खूबसूरती कहें, कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा हम उसके प्रयास करें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फिजाया के एक जवान को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जराये से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुलजिम का नाम देवेंद्र शर्मा है, जिसे हनी ट्रैप में फंसाकर फिजाया से मुताल्लिक हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई। उससे पूछा गया कि कितने रेडार्स हैं, कहाँ तैनात हैं। इसके साथ ही जवान देवेंद्र शर्मा से फिजाया के सीनियर अफसरान के नाम और पते भी पूछे गए हैं।
6 मई को पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर मुलजिम देवेंद्र शर्मा को धूल कुआं से गिरफ्तार किया। देवेंद्र शर्मा असल में कानपुर का रहने वाला है। गुज़िश्ता दिनों उसकी फेसबुक पर एक खातून प्रोफाइल से दोस्ती हुई, जिसके बाद मोबाइल नंबर्स का तबादला भी हुआ। इसके बाद वो मुबैना खातून देवेंद्र शर्मा से मोबाइल से बात करते थे। गुजरात दौरे पर मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, ताहम बीजेपी की जानिब से उन्हें फोन करके धमकाया गया और कहा गया कि कांग्रेस हमारी छोटी बहन है, कांग्रेस में ही रहना। अभी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था। बीजेपी वालों को पता चल गया, बात लीक हो गई, तो बीजेपी वालों का उसके पास फोन आया, बोले खबरदार आम आदमी पार्टी में गया तो कांग्रेस में ही रहे। बीजेपी वाले उसको कह रहे हैं कांग्रेस में ही रहे, तो उसने कहा कि कांग्रेस में रहूं क्यों? बोले नहीं, कांग्रेस हमारी छोटी बहन है। तो ये जो भाई बहन का प्रेम है, ये इसने गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों भाई और बहन दोनों को हटाओ और आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए खुशखबरी, इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस का किया गया ऐलान। 1 जून से कोई भी सऊदी शहरी ई वीजा के लिए दे पाएगा ऑनलाइन दरख्वास्त। दुनिया भर में दम तोड़ रहे कोरोना ने अब नॉर्थ कोरिया में फैलाई बदअमनी। नॉर्थ कोरिया में ओमिक्रॉन के मिले केस तो पूरे मुल्क में लगाया गया लॉकडाउन। संगीन बहरान से गुजर रहे श्रीलंका में फौज ने संभाली जिम्मेदारी। कोलंबो के सड़कों पर फौज तैनात, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का दिया हुक्म। चीन में मुसाफिर बरदार जहाज के हादसे में बाल बाल बचे 122 अफराद। रनवे से आगे निकल कर जाने वाले तिब्बत एयरलाइन के जहाज में लगी आग, 25 मुसाफिर हुए जख्मी। मध्य प्रदेश के धार में वाक़े भोजशाला का तनाज़ा फिर गरमाया। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने अहाते में सरस्वती देवी की मूर्ति नस्ब करने का किया मुतालबा। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मुद्दों पर पर्दा डालकर हिंदू मुस्लिम मुनाफरत करते हुए सियासत करने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।